नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जी हाँ, आज की क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट रोड मैप देखने वाले हैं। जी हाँ, कि आप सभी को पता है सिलेबस में तो वो लिख देता है कि टीचिंग में ये है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि टीचिंग में जो सिलेबस में लिखा है बस वो ही नहीं पढ़ना, उसके अलावा बहुत कुछ पढ़ना होता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि टीचिंग के अंतर्गत छोटे छोटे माइनर टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में लिखे तो नहीं है, लेकिन वो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, है ना। तो वो पूरा आज हमको यहाँ पर देखना है। तो क्या क्या हमको आगे टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना है वो हम देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की, इसकी जो थ्योरी है वो आपकी यूजीसी नेट के लिए भी यूजफुल रहेगी, अलग अलग सेट एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी। एमपी सेट हो, चाहे छत्तीसगढ़ सेट हो, चाहे महाराष्ट्र सेट हो, चाहे राजस्थान सेट हो, चाहे जम्मू कश्मीर सेट हो। साथ में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, जी हाँ यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें अभी 2107 पदों पर भर्ती आने वाली है, उसका सिलेबस आ चुका है। उसमें जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड दे रखा है वो भी आपका यहां पर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो ये क्लास मतलब आपके लिए क्या है, नेट भी कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें आप सेट भी कर सकते हैं, इसमें आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीएस वाला पार्ट है वो भी कवर कर सकते हैं। तो तीनों को यहां पर हमने क्या है टारगेट करके किया हुआ है। रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस जो होंगे यहां पर उस लेवल से हम अलग अलग यहां पर डिस्कस करेंगे। मतलब यूजीसी नेट का होगा तो उसके लिए अलग क्वेश्चंस होंगे, एमपी सेट या सेट लेवल का होगा तो उसके लिए अलग क्वेश्चंस होंगे, और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा तो उसके लिए अलग क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इतना हमको समझना है। और जाहिर सी बात है, टारगेट मेरा है टीचिंग एप्टीट्यूड 15 क्लासेस में खत्म करने का, थ्योरी पार्ट जो है पूरा का पूरा। और हो सकता है 5-7 क्लास आगे भी जाए, लेकिन फिर भी मैं 15 क्लासेस यहाँ पर एक पूरा शेड्यूल आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि क्या क्या हमको पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टीचिंग एप्टीट्यूड की। अब देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो सिलेबस में आपको मेंशन है ना, जो सिलेबस में आप देखेंगे ये चीजें मेंशन है। क्या क्या है सिलेबस में, ध्यान से समझिए। सिलेबस में आप देखेंगे तो 5 हिस्सों में बांट रखा है। मेन अगर आप देखेंगे सिलेबस जो है मेन 5 हिस्सों में बटा हुआ है। क्या क्या है भाई? टीचिंग का आधार है एक तो, है ना, टीचिंग का आधार है एक तो भाई, टीचिंग का आधार है एक तो। फिर आपका टीचिंग और लर्नर है आपका। देखिए ये जो है एक पार्ट हो गया पूरा पूरा, है ना। ये टीचिंग का आधार है ना, टीचिंग का आधार है ये टीचिंग का आधार है, ये एक पार्ट है। ये पूरा का पूरा एक पार्ट है जिसमें हम टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, तो भाई अर्थ है ना, टीचिंग क्या होती है ना, आपका टीचर क्या होता है, लर्नर क्या होता है ना, उसकी प्रकृति कैसी होती है, फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है ना, फिर विशेषताएं आपको पढ़नी है, फिर आपका जो मैक्सिम प्रिंसिपल अवधारणाएं हो गई, फिर लेवल ऑफ टीचिंग, 3 लेवल आपको मेन पढ़ने होते हैं। मेमोरी लेवल टीचिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग हो गया, और बेसिक में आप देखेंगे तो ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग हो गया, है ना। तो ये जो है ना टीचिंग का आधार है 5 आपके टॉपिक। इसके बाद आप देखेंगे तो टीचर और लर्नर शुरू हो जाते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर हमने टीचर पढ़ लिया, अब ये लर्नर के बारे में बात हो रही है। लर्नर शिक्षार्थी के बारे में बात हो रही है, उसकी अलग अलग अवस्था की बात हो रही है। किशोर है तो क्या होगा, प्रौढ़ है तो क्या होगा, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं टीचरों के बीच में, है ना, लर्नर के बीच में या आपस में। इसके बाद फिर अगला जो है टीचिंग मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, फिर आपका टीचिंग फैक्टर है जो आपका क्या करेंगे, प्रभावित कर सकते हैं टीचिंग को। एनवायरमेंट हो गया या फिर साइकोलॉजिकल हो गया, ये सब हमको पढ़ना है। फिर है आपका टीचिंग मेथड एंड सपोर्ट। अब इसमें टाइप ऑफ टीचिंग भी आ जाएगी, ऑनलाइन टीचिंग आ जाएगी, ऑफलाइन टीचिंग आ जाएगी, है ना, ये पूरा जो है इसमें शामिल हो जाएगा। ऐसे ही आपका डिजिटल सपोर्ट सिस्टम, है ना, इसी में आपका आ जाएगा कि भाई टेक्नोलॉजी का यूज करके किस तरह से हम पढ़ सकते हैं। जैसे अभी आप घर बैठे मुझसे पढ़ रहे हैं, है ना, टेक्नोलॉजी का यूज करके। ऐसी लास्ट जो है आपका इसमें जो टॉपिक है आपका इवैल्यूएशन सिस्टम, यानी मूल्यांकन व्यवस्था, जो कि आपकी दे रखी है। तो कुल मिला के जैसे आप क्या है घर बनाने से पहले क्या बनवाते हैं,
आर्किटेक्चर से नक्शा बनवाते हैं ना, वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानेंगे। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख लें, चाहे आप यूपी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसको टारगेट कर लें, चाहे आप यूजीसी नेट को देख लें, चाहे आप एमपी सेट को देख लें, चाहे अदर कोई सेट एग्जाम को देख लें, ये सिलेबस आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में उन्होंने दे रखा है। अब जाहिर सी बात है, मैंने जैसे कहा कि सिलेबस में इतनी सारी चीजें मेंशन है आपके, है ना, सिलेबस में इतनी सारी चीजें मेंशन है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक हैं ये तो आपको सिलेबस में दे रखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इसके अंदर में आते हैं, वो आपको समझना होगा कि वो कौन कौन से टॉपिक है जो हमें पढ़ना होगा, है ना। तो वो आज की क्लास में पूरा डिस्कस करवाने वाला हूं मैं, है ना। तो कुल मिला के हम क्या क्या पढ़ेंगे, जी हाँ, बहुत बच्चों के मन में सवाल आता है कि हम क्या क्या कवर करेंगे। तो भैया सबसे पहले तो मेन टॉपिक जो आपका सिलेबस में है, जो आपका सिलेबस में है वो तो हमको पढ़ना ही है, उसके जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, जो एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन या उस तरह का पूछा जाता है वो करना ही करना है। जो बाकी बच्चे नहीं कर पाते हैं, है ना, या फिर बहुत कम लोग इसको पढ़ पाते हैं खोज के, क्योंकि ये पता ही नहीं होता है लोगों को, लोग सोचते हैं बस सिलेबस में जो दिया है वही पढ़ना है, लेकिन उसके अंदर का जो है वो नहीं जान पाते, तो वो भी हमको पढ़ना है। तो हिडन टॉपिक ऐसे हैं कुछ जो आपके छुपे हुए होते हैं, कुछ टॉपिक पढ़ने के लिए हमें कुछ टॉपिक का ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम उसको क्या समझ पाते हैं, है ना। तो वो कॉन्सेप्चुअल के लिए भी जरूरी होता है पढ़ना, नहीं तो भाई अगर मैं आपको गुणा भाग ना पढ़ाऊं और सीधे आपको परसेंटेज और ये सब करवाने लगूं तो आपको समझ आएगा क्या। तो आप तो यही बोलोगे ना सर पहले गुणा तो सिखाइए, वही चीज जो है यहां पर आपको क्या है करना है ना, वही चीज जो है यहां पर आपको करना है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है क्लास में, जिनके क्लास में दिक्कत आ रही है वो ऐप को अपडेट कर लें और इंटरनेट चेक कर लें, है ना। एक बार एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा, अगर पुराना वर्जन चल रहा होगा तो हो सकता है आपको बफरिंग का इशू हो, इंटरनेट भी एक बार देख लीजिएगा, बाकी तो यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, साथ में हम क्वेश्चन देखेंगे कथन और उस पर आधारित, ताकि हमें क्लियर रहे सबके लेवल के हिसाब से यूजीसी नेट में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, सेट में किस लेवल के आते हैं, और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं हर टॉपिक में कोशिश करूंगा कि थ्योरी के बाद कुछ क्वेश्चन साथ के साथ में करवाते जाऊं, बाकी अलग से तो एमसीक्यू सीरीज मैं यूट्यूब पे आप लोग के लिए लाऊंगा ही, लेकिन फिर भी हर टॉपिक के बाद हम कुछ एमसीक्यू करेंगे, ताकि जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसके बारे में पता चल जाए कि हमने कितना पढ़ा है ना। तो ये चीज हम यहाँ पर करेंगे। तो भाई आपने कुल मिला के जो आपका सिलेबस में है वो पढ़ना है, और कुछ उनसे जुड़े हुए टॉपिक वो पढ़ना है, और साथ में प्रैक्टिस करेंगे हम, तो हमारा कंप्लीट सिलेबस होगा। चलिए अब क्लास 1 में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको बता देता हूं। क्लास 1 जो होने वाली है मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड नेचर की होने वाली है, जी हाँ, मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड नेचर की होने वाली है, जिसमें शिक्षण का अर्थ हो गया, अवधारणा हो गई, प्रकृति के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। अब देखिए हम सभी जो है ना किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। जैसे आप अपने दोस्त से, क्या है, आपके पेरेंट्स जो हैं आपसे मोबाइल चलाना सीखते हैं, है ना। तो भाई वही चीज यहाँ पर क्या है, वही चीज यहाँ पर है कि मतलब वो चीज जो आपको कुछ सिखा दे वही तो टीचिंग है ना। तो टीचिंग क्या है एक्चुअल में, जो चीज आपको सिखा दे। जैसे आपको गुणा भाग नहीं आता था तो आप स्कूल में गए, आपने क्या है वहां पर पढ़ाई की, आपको गुणा भाग आने लगा, है ना। दुनियादारी आपको नहीं आती थी, आपके दोस्त ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने, आपके बॉयफ्रेंड ने आपको वो सिखा दी। तो कुल मिला के वो भी क्या है, एक प्रकार की टीचिंग ही तो है, कुछ सिखाना, है ना। कुछ सिखाना जो है एक्चुअल में क्या है, टीचिंग है। तो टीचिंग में केवल जरूरी नहीं है इंफॉर्मेशन हो, टीचिंग में केवल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि टीचिंग का मतलब है कि केवल जानकारी दे दिया हो गया खत्म ना। टीचिंग का मतलब क्या है, एक पूरी प्लान्ड प्रोसेस होती है, जहां पर जो टीचर होगा वो अपना नॉलेज के साथ में स्किल भी देगा, एटीट्यूड भी देगा, बिहेवियर भी देगा, जिससे लर्नर में चेंजेस आए, वो आपका क्या है, टीचिंग है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे 3 रूप आप यहां पर आप समझ सकते हैं। एक तो सोशल प्रोसेस,
सोशल प्रोसेस मतलब सामाजिक प्रक्रिया के थ्रू भी आप टीचिंग करते ही हैं, क्योंकि भाई दुनियादारी से आप बहुत कुछ सीखते हैं, वो भी एक क्या है, टीचिंग का ही तरीका है, नॉलेज ट्रांसफर का तरीका है। दूसरा इंटरेक्टिव प्रोसेस, जैसे अभी आप और मैं इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं टीचर हूं, आप क्या है, लर्नर हैं, तो भाई जब टीचर लर्नर से इंटरेक्ट करता है तब भी नॉलेज आपको मिलता ही है। फिर आपका प्रोफेशनल एक्टिविटी से भी सीखते हैं, जब आप कोई काम में होते हैं तो अपने एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए कुछ नई नई स्किल सीखते रहते हैं, तो खुद इवेल्युएशन करते हैं प्रमोशन के लिए, आप देखेंगे है ना, जो चीज नहीं आती थी उसको भी सीख लिया, तो ये भी क्या है, एक तरह से टीचिंग ही तो है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि भाई ठीक है, तो टीचिंग का मतलब क्या है, केवल लेक्चर देना नहीं है, टीचिंग का मतलब है सामने वाले को कुछ सिखाना। अब वो टीचर भी सिखा सकता है, समाज भी सिखा सकता है, और बाकी चीज भी यहां पर सिखा सकता है। तो यहां पर कुल मिला के मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज दे दिया है फर्स्ट क्लास का कि भाई टीचिंग क्या होती है ना, तो अर्थ समझा दिया मैंने, है ना। डेफिनेशन हम अलग अलग से देखेंगे वहां पर कल जब क्लास करेंगे। ऐसी टीचिंग प्रोसेस क्या होती है, इंटरेक्टिव प्रोसेस भी मैंने बता दी, प्रोफेशनल एक्टिविटी भी बता दी आपको, है ना। रिलेशनशिप किस तरह से आपका होता है वो भी बता दिया, नेचर और ये सब हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये जो होगा कल की क्लास में होगा, ये हमको पढ़ना है। अब आते हैं यहां पर अगला टॉपिक जो हिडन है, जो छुपा हुआ है, जो सिलेबस में नहीं लिखा है। देखिए कुछ ऐसे शब्द जो हैं जो आपकी सिलेबस में नहीं है, वो यहां पर आपके हैं। अब देखिए यहां पर क्या शब्द हैं, तो भाई आपके कुछ शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। आपके यहां पर क्या, लर्निंग मिल रहा है, इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, इंडोक्ट्राइनेशन मिल रहा है, कंडीशनिंग मिल रहा है। तो ये सब शब्दों के बारे में हम जानेंगे, है ना, कि भाई टीचिंग, जैसे टीचिंग मैंने आपको बताया भाई किसी को समझाकर सीखने में जो सहायता होती है टीचिंग है ना। लर्निंग, लर्निंग मतलब क्या है, लर्नर के अंदर होने वाला परिवर्तन आपका क्या है, लर्निंग कहलाता है ना। ऐसे इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश देना, या फिर मैं कहूं इंफॉर्मेशन भी देना, है ना, कि मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन दे दी या निर्देश दे दिया। ऐसी ट्रेनिंग, किसी विशेष स्किल का अभ्यास होता है, आपकी ट्रेनिंग, है ना। कोई स्किल आप सीखते हो, कोई आप स्किल सीखते हो तो हमें क्या कहूंगा, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, है ना। इसी प्रकार आप एजुकेशन, है ना, एजुकेशन का मतलब होता है संपूर्ण विकास, है ना, संपूर्ण विकास, बीजेपी वाला विकास नहीं भैया, है ना, संपूर्ण विकास की बात हो रही है यहां पर, है ना। एजुकेशन का मतलब बस ये नहीं कि भाई आपको शिक्षा क्लास में जो पढ़ाया वो, एजुकेशन का मतलब हो गया संपूर्ण विकास, पूरा ही आपको आना चाहिए। इसी प्रकार आप देखेंगे यहां पर बिना, इन डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है, बिना प्रश्न किए विचार स्वीकार करना, है ना। जैसे गुरुओं की बात क्या है मान लेते हैं, है ना, वो आप गया। फिर आपका कंडीशनिंग, कंडीशनिंग मतलब क्या है भाई, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के माध्यम से बिहेवियर बनाना, है ना, सडन चेंजेस के कारण बिहेवियर बनाना, ये आपका कंडीशनिंग है। ये आगे पढ़ेंगे हम ये, लेकिन आपको पढ़ना है। ऐसे ही फॉर्म एंड प्रोसेस है आपका, रूप और प्रक्रिया है, जिसमें अलग अलग प्रक्रियाओं पर क्वेश्चन आ जाते हैं। बायपोलर प्रोसेस जैसे पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। बायपोलर मतलब क्या भाई, दो लोग होंगे, टीचर होगा और लर्नर होगा, है ना, टीचर और लर्नर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टीचर और लर्नर है, तो भैया क्या हो गई आपकी बायपोलर प्रोसेस हो गई, है ना। ट्राइपोलर प्रोसेस क्या हो गई, ट्राइपोलर में आपका टीचर भी आ जाएगा, लर्नर भी आ जाएगा, टीचर भी आ गया, लर्नर भी आ गया, और कुरिकुलम भी आ गया, मतलब आपका जो पाठ्यक्रम है वो भी आ गया, वो आपका क्या है, ट्राइपोलर है। ऐसी मल्टीपोलर, मल्टीपोलर मतलब क्या हो गया, जहां पर आपका बहुत सारी चीज आ जाएगी, एक से ज्यादा, दो तीन से ज्यादा चीजें आ जाएंगी, जैसे टीचर भी हो गया, लर्नर भी हो गया, एनवायरमेंट भी हो गया, कुरिकुलम भी हो गया, टेक्नोलॉजी भी हो गई। क्योंकि आज की डेट में जो प्रोसेस चल रही है मल्टीपोलर चल रही है। आप अभी हो सकता है खेत में बैठे बैठे मेरा लेक्चर देख रहे हो सकता है आप बेड में लेटे लेटे मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो एनवायरमेंट है आपका, है ना। ऐसे ही आपका टेक्नोलॉजी, अभी आप टेक्नोलॉजी का माध्यम यूज करके लेक्चर देख रहे हो, है ना। तो ये क्या है आपका, ये आपका मल्टीपोलर प्रोसेस हो गई। ऐसे ही आपका फॉर्मल टीचिंग और इनफॉर्मल टीचिंग जो है आप यहां पर देखोगे, फॉर्मल टीचिंग और इनफॉर्मल, है ना।
स्कूल में जो हम जानते हैं वो क्या है, फॉर्मल टीचिंग है। इनफॉर्मल जो हम समाज से सीखते हैं, है ना, बड़े से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, है ना। ऐसी नॉन फॉर्मल आपका निरौपचारिक जो स्कूल के बाहर हम क्या है एक तरह से सीखेंगे। तो ये कुछ चीजें जो हैं आपको यहाँ पर देखनी होंगी। इतना जो हम पढ़ेंगे तो एक क्लास होगी। देखिए आपको लग रहा है कि सर इतना सा ही तो है, लेकिन जब इसको मैं पढ़ाने में जाऊंगा, डिटेल में जाऊंगा ना, तो वो एक ही क्लास में हो पाएगा। हो सकता है 1.5 घंटे की क्लास भी चली जाए, है ना। सेकेंड क्लास जो हम करेंगे वो है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पे, शिक्षण के उद्देश्य पे। अब शिक्षण के उद्देश्य क्या है बताइए भाई। कोई भी टीचर स्कूल में आपका क्यों जाता है, क्लास में क्यों जाता है, सोचा है कभी आपने? क्या सिलेबस खत्म करवाने जाता है क्या, कि नहीं आज सिलेबस खत्म करवा के खत्म कर दूंगा? ऐसा नहीं है। कोई भी टीचर जो है स्कूल कॉलेज में इसलिए जाता है कि वो विद्यार्थियों में क्या ला सके, परिवर्तन ला सके, चेंजेस ला सके, इसलिए वो स्कूल में जाता है ना। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट करवाना है तो स्कूल में आ रहे हैं, नहीं। मेन जो है आपका परिवर्तन लाना वो आपको यहां पर होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई वही तो हमें देखना है, क्या है ऑब्जेक्टिव। तो भाई ऑब्जेक्टिव में कि बच्चा क्या जानेगा, क्या समझेगा, क्या कर सकेगा, कैसा एटीट्यूड उस पर विकसित होगा, है ना। अब जैसे मैंने बोला विद्यार्थी को, मैंने मान के चलिए क्लास में टीचर ने विद्यार्थी को जल संरक्षण के बारे में पढ़ाया, मान के चलिए वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ाया, है ना। तो उससे उसको क्या मिला, एक तो नॉलेज मिल गया। भाई नॉलेज के पर्पज से हमने पढ़ाया कि एग्जाम में आता है जल संरक्षण, लेकिन जीवन में उसका क्या यूज है? जीवन में भाई एक तो एप्लीकेशन हो गई, उसकी स्किल और एप्लीकेशन हो गई कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है, ये तरीका है। आज भी आप भारत के गांव में जाएंगे, मध्य प्रदेश में ही चले जाइए, बहुत सारे गांव में पानी के लिए बहुत दिक्कत होती है, दूर दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता है, कुएं नहीं है, कुएं सूखे हुए हैं, है ना। तो भाई उससे क्या है, उसके अंदर एक स्किल और क्या डेवलप हुआ, एप्लीकेशन की भाई पानी को कैसे बचाया जा सकता है। ऐसे ही आप देखेंगे दूसरा क्या डेवलप हुआ, एटीट्यूड डेवलप हुआ, वैल्यू डेवलप हुई कि नहीं हमें पानी बहाना नहीं चाहिए व्यर्थ में। जैसे ब्रश कर रहे हैं, नल खुला हुआ है, तो जब आपने वाटर पढ़ाया तो उसके दिमाग में आ गया कि नहीं यार पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, या खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कई लोग भूखे मर जाते हैं, है ना, तो खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहां पर केवल एक टॉपिक से टीचर ने क्या किया, उसके अंदर 3 चीजें डेवलप की ना। एक तो भाई जो एग्जाम में आना है वो, दूसरा एप्लीकेशन स्किल, तीसरा वैल्यू और वो, है ना। तो ये चीज आपको क्या है ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। देखिए जिसकी क्लास बफरिंग कर रही है वो एक बार एप्लीकेशन को अपडेट जरूर कर ले, है ना, तो क्लास शायद बफरिंग ना करे, है ना, क्योंकि हो सकता है बहुत दिनों बाद आप ऐप खोल रहे हो, अपडेट ना हो, इसलिए दिक्कत जा रही हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, तो यहां पर हमको क्या है, ऑब्जेक्टिव देखने हैं यहां पर, है ना, कि भाई लर्नर के अंदर क्या क्या चेंजेस आपके आ सकते हैं वो हमको यहां पर देखना है। इसी प्रकार आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, हर किसी, है ना, हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्लूम की टैक्सोनॉमी। अब देखो ब्लूम क्या कहते हैं कि लर्निंग केवल नॉलेज तक सीमित नहीं होती। क्या कहते हैं ब्लूम, कि जो लर्निंग है ना वो केवल कहां तक सीमित नहीं होती, नॉलेज तक सीमित नहीं होती है, वो दिमाग, भावना, कौशल तीनों ही विकसित करती है। जी हाँ, ट्रिपल एच याद रखो भैया, ट्रिपल एच विकसित करती है, ये ब्लूम का कहना है। ट्रिपल एच मतलब क्या, हेड, है ना, यानी दिमाग, हार्ट यानी दिल, हैंड मतलब आपका हाथ। तो यहां पर ट्रिपल एच डेवलप होता है। ट्रिपल एच क्या मतलब, हेड दिमाग से सोचने की प्रक्रिया, हार्ट दिल से सोचने के लिए, फिर हैंड साइकोमोटर एक्शन लेने के लिए, है ना। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है, सिंपल सी चीज है। 3 डोमेन ब्लूम ने इसमें बताए हैं। क्या बताए हैं 3 डोमेन भैया ब्लूम ने, ये 3 डोमेन है।
कॉग्निटिव डोमेन मतलब हेड, दिमाग से सोचना। अफेक्टिव डोमेन यानी भावनात्मक, हार्ट यानी दिल से आपका। ऐसे ही आपका साइकोमोटर डोमेन मतलब आपका हैंड या फिर पूरा शरीर कह लो, है ना, साइकोमोटर डोमेन जिसे हम कहते हैं। तो एक तरह से कॉग्निटिव मतलब जहां पर आप सोच और ज्ञान डेवलप करते हैं। ऐसे ही आपका अफेक्टिव मतलब जहां पर भावना डेवलप करते हैं, एटीट्यूड डेवलप करते हैं, वैल्यू डेवलप करते हैं। बोलते हैं ना कि प्यार हो रहा है, दिल में कुछ कुछ हो रहा है। प्यार भावना है ना एक, भाई किसी को देखा तो ऐसा लगा, है ना। वो गाना भी सुना होगा कि किसी लड़की को देखा तो ऐसा लगा, है ना, जैसे सावन का ख्वाब, जैसे इस तरह से लाइनिंग है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये क्या है एक्चुअल में, भावना ही तो है ना। इसी प्रकार आपका क्या है, साइकोमोटर जहां पर आपका फिजिकल आ जाएगा, है ना। फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, फिजिकल स्किल हो गई, जैसे साइकिल चलाना हो गया, आपका बाइक चलाना हो गया, दौड़ना हो गया, है ना। तो ये तीन जो है आपको पढ़ने हैं बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब जैसे मान के चलिए कि भाई आपका तीन चीजें क्या की, मान के चलिए टीचर ने आपको क्या सिखाया, पौधारोपण सिखाया। पौधारोपण आपको टीचर ने पढ़ाया। क्या पढ़ाया आपको, प्लांटेशन पढ़ाया टीचर ने, मान के चलिए। अब टीचर ने प्लांटेशन पढ़ाया तो भाई आपके दिमाग में पहले तो, दिमाग मतलब हेड में संज्ञात्मक क्षेत्र में क्या आएगा, पौधे की संरचना आ जाएगी कि भाई पौधे में क्या होता है, रूट होते हैं, पौधे में पत्ती होती है ना, ये सब आपका क्या है आ जाएगा। फिर आपका आएगा क्या, फिर आपका आएगा अफेक्टिव डोमेन, दिल से सोचोगे कि नहीं यार पौधे लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए, क्योंकि भैया पौधे हमें ऑक्सीजन देंगे, बड़े होके फल देंगे। तो आपने अब भावना जोड़ ली कि नहीं भैया पौधों को हम काटने नहीं देंगे। अभी आप देखेंगे उत्तराखंड में हाईवे निकल रहा था तो वहां पर लोगों ने चिपकू आंदोलन कर दिया, पेड़ों से चिपक गए, है ना। मुख्यमंत्री को फैसला वापस लेना पड़ा, है ना। हो सकता है आपने भी क्या है चिपकू आंदोलन के बारे में पढ़ा हो, पहले वाले, अभी लेटेस्ट में आपने देखा ये चीज हुआ है ना। ऐसे ही आपका साइकोमोटर डोमेन में क्या होगा पौधे से, कि भाई पौधा कैसे लगाना है, ये तरीका है साइकोमोटर डोमेन, हाथ का यूज हो रहा है वहां पर, है ना। गड्ढा खोदोगे, फिर पौधा डालोगे, ऊपर से मिट्टी डालोगे, पानी डालोगे, तो साइकोमोटर डोमेन। तो ये तीनों चीज आपने क्लास में सीखी ना, जब टीचर ने क्या पढ़ाया, पौधारोपण पढ़ाया, तीनों का पर इसमें समन्वय भी हुआ, है ना। तो ये जो है हमको यहाँ पर पढ़ना है। अब बताइए आप, उदाहरण मैं पूछ रहा हूं, कमेंट में बताइएगा कि भाई आप साइकिल चला रहे हो तो ये कॉग्निटिव है या साइकोमोटर है, बताइए। कमेंट में आंसर दे दो मेरे को, आपका साइकिल चलाना कॉग्निटिव डोमेन है या फिर साइकोमोटर डोमेन है, जल्दी बताइए क्या है। हाँ कमेंट में जरूर बताएं सभी, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। क्या है बताइए। हम्म, बताइए क्या है, साइकोमोटर है पक्का। चलिए सोच के बताइएगा सब लोग, है ना, आज टाइम दे रहा हूं, सोचिएगा, इसका आंसर जो है आपको मैं बाद में दूंगा। हाँ नोट्स जो हैं इस क्लासेस के साथ में आ जाएंगे, है ना, एक दिन बाद आ जाते हैं, जल्दी जो पीडीएफ रहेगी वो एक दिन बाद आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला यहां पर हमको पढ़ना है, जो कि आपका लेवल है यहाँ पर आपके, है ना, कॉग्निटिव में अलग अलग लेवल होते हैं, उनको यहां पर हमको पढ़ना होगा। जैसे आपका याद रखना, है ना, जैसे नाम याद रखते हो आप, समझना, अर्थ समझते हो, एप्लीकेशन आप किसी चीज में उसको लगा के देखते हो, है ना, एनालाइज करते हो छोटे छोटे भागों में और उनको समझते हो टुकड़ों को। फिर आपका मूल्यांकन है ना, मूल्यांकन मतलब एक तरह से निर्णय करना होता है, और फाइनल आपका फिर क्या होता है, क्रिएशन यानी डिसीजन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा लोकतंत्र, है ना, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाया लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। अभी आप देखेंगे आंदोलन आंदोलन हुआ तो सब लोकतंत्र की बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। तो भाई लोकतंत्र की परिभाषा आपको पता हो गई तो रिमेंबर हो गया।
अंडरस्टैंड मतलब आपने जब टीचर से पढ़ा लोकतंत्र के बारे में, अब अंडरस्टैंड आपके अंदर आ गया, तो आप अपने शब्दों में लोकतंत्र को परिभाषित कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका आपने अप्लाई किया, आज ही चुनाव हुआ, लोकतंत्र जाना लोगों ने और अप्लाई किया, आज ही चुनाव का रिजल्ट आया। देखिए आप बिहार में बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर जीत गए, है ना। हमारे मध्य प्रदेश में दतिया से आप देखेंगे कांग्रेस उम्मीदवार जो है घनश्याम करके वो जीत गए, बीजेपी हार गई। तो लोगों ने अपना लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र में क्या आ गया भाई, वोट का अधिकार जो है उसको समझा, उसको क्या किया, अप्लाई किया एक तरह से, है ना। इसी प्रकार एनालाइज किया कि भाई बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही बढ़ रही है, लोगों ने आंदोलन चालू कर दिया। जैसे आप देखेंगे अभी झारखंड में पेपर लीक है, वहां पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, है ना। तो एक तरह से क्या है भाई, आप लोकतंत्र और तानाशाही को समझा आपने और वहां पर आपने वो चालू कर दी। फिर आपने ये भी समझा कि भाई कौन बेहतर है, ऑप्शन ढूंढा, इलेक्शन आया, इलेक्शन में आपने चेंज कर दिया, है ना। इसी प्रकार आपका ये जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तरह से मैंने शॉर्ट में उदाहरण लेके समझा दिया, ये आपका क्या है। इसके बाद अगला जो यहां पर टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक एंड रिक्वायरमेंट। जी हाँ, एक टीचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक टीचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हम यहां पर समझेंगे। एक टीचर के अंदर क्या क्वालिटी जो है आपकी होती है वो हम यहां पर समझेंगे। क्योंकि देखिए अच्छा टीचर जो होगा वो नहीं है जो बहुत बात करे, है ना। अच्छा टीचर जो है वो नहीं है जो बहुत बात करे। ऐसा नहीं कि जो बहुत बातें करता है वही अच्छा टीचर होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा टीचर वो होता है जो लर्नर को सेटिस्फाई कर देता है। सेटिस्फाई मतलब कैसे कि भाई लर्नर के बारे में ज्यादा सोचता हूं कि भाई मेरे स्टूडेंट को कोई तकलीफ तो नहीं आएगी टॉपिक पढ़ने पर, प्रैक्टिस तो उसकी सही से होगी। तो वो एक अच्छे टीचर की क्वालिटी है ना। अब इफेक्टिव टीचिंग यानी प्रभावी शिक्षण के क्या लक्षण हो सकते हैं। तो प्रभावी शिक्षण के लक्षण सिंपल है, क्लियर ऑब्जेक्टिव हो। जैसे मैंने आपको पढ़ाना है टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस आज, तो क्लियर है कि ये टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मेरा उद्देश्य क्लियर है। दूसरा आपका कंटेंट ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जैसे कि आप देख पाओगे यहां पर कंटेंट एकदम ऑर्गेनाइज है, बिल्कुल खचर पचर कंटेंट नहीं है कि घुचा पुच वाला कंटेंट हो, वैसा नहीं है, एकदम ऑर्गेनाइज है। ये अच्छी क्वालिटी है टीचर की। ऐसे ही आपका मेथड जो आप यूज करो पढ़ाने के लिए वो सुटेबल होनी चाहिए। जैसे अभी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल जो है आपको देता हूं, तो वो सुटेबल मेथड हो गई। ऐसे ही आपका लर्नर का पार्टिसिपेशन, जैसे अभी आपने आंसर दिया, मैंने पूछा कि भाई साइकिल चलाना कौन सा डोमेन होगा, तो तुरंत आपने आंसर दिया। तो लर्नर का पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। ऐसे ही आपका सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी जरूरी है ना। भाई मान के चलिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और बाहर बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है बाजू क्लास से, तो नहीं पढ़ पाओगे। सबको सपोर्ट करके ही आप क्या कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, है ना। ठीक है। इसी प्रकार आपका फीडबैक, जैसे कि आप हमेशा फीडबैक देते ही हैं और बहुत प्यार भी दिया आप लोगों ने कि बहुत अच्छा रहा। और पिछले बार एमपी सेट का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा लोगों का, है ना। यूजीसी नेट का भी बहुत अच्छा रहा और अभी एपी का भी बहुत अच्छा पेपर गया है। तो फीडबैक लोग देते ही हैं, और आप मेरे स्टेटस देख ही सकते हो, लोगों का मैसेज आता है सामने से, तो फीडबैक भी जरूरी है। ऐसे ही इवैल्यूएशन मूल्यांकन तब समझ में आता है जब मैंने आपको कुछ पढ़ाया और आपने उसका अप्लाई किया और आपका रिजल्ट आया, और रिजल्ट में पता चला वाह आप सेलेक्ट हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर में, आपका सेट क्वालिफाई हो गया, आपका नेट क्वालिफाई हो गया, तो मैं कहूंगा मूल्यांकन भी बेस्ट हुआ। तो ये जो है कुछ विशेषताएं हैं जो आपको टीचर के अंदर पढ़नी होती है। अगला जो टॉपिक है इसमें कुछ हिडन टॉपिक हैं जो एक्चुअल में लिखे नहीं है सिलेबस में लेकिन पढ़ना है। जैसे है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चर जैसे हम कहते हैं। अब जैसे टीचिंग में आप देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, कौन किसी पर निर्भर नहीं करता। तो टीचर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। किसी पर निर्भर हूं क्या मैं, नहीं हूं निर्भर भाई। मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, अपनी मेथड से पढ़ाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट, है ना। इसी प्रकार डिपेंडेंट कौन है,
आप डिपेंडेंट हो, लर्नर जो है वो क्या है, लर्नर जो है वो डिपेंडेंट है ना? ऐसी इंटरवीन वेरिएबल मध्यवर्ती चर क्या हो जाएंगे, तो भैया ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं जो हम दोनों को बांधे रखता है, ये जो कंटेंट हो गया, ये जो मेथड मैं आपको पढ़ा रहा हूं टीचिंग की, या फिर मैं आपको एक तरह से जो एनवायरनमेंट दे रहा हूं, है ना, या फिर जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, या फिर मैं जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूं, ये जो है आपका क्या है, ये जो है आपका क्या है, एक तरह से इंटरवीन वेरिएबल कहलाता है ना? इसी प्रकार आप देखेंगे यहां पर है ना, तो ये चीजों को हमको समझना है। ऐसे ही आपका कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल हो गया, टीचिंग लर्निंग साइकिल हो गया, टीचिंग दक्षता हो गई, लर्निंग रीडनेस हो गई, छोटे छोटे एक एक लाइन के टॉपिक हैं, इनको भी जो है हम करेंगे, है ना? हाँ, वहां पर भी पढ़ेंगे वेरिएबल में, बिल्कुल रिसर्च एप्टीट्यूड में भी हम वेरिएबल पढ़ेंगे और यहां पर भी पढ़ेंगे, दोनों जगह वेरिएबल पढ़ेंगे। फिर अगला जो टॉपिक हमको यहां पर देखना है, फेसेस ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की अवस्था। अब देखिए फेसेस ऑफ टीचिंग, अब जाहिर सी बात है, उदाहरण के तौर पर एक रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है बताइए? सबसे पहले शेफ क्या करता है, वहां का प्लानिंग करता है, फिर खाना बनाता है, अंत में टेस्ट चेक करता है। टीचर भी वही है, शेफ ही है ना टीचर, भाई टीचर भी वही है, खाना बनाने से पहले प्रिपरेशन करता है, वैसे टीचर लेक्चर लेने से पहले प्रिपरेशन करता है, प्रोएक्टिव फेस। ऐसे ही आपका इंटरएक्टिव, खाना खिलाता है, यहां पर टीचर लेक्चर देता है, बाद में फीडबैक लेता है। आप जाते होंगे रेस्टोरेंट्स में तो वो फीडबैक देते हैं, आपको एक स्लिप देते हैं भरने के लिए कि कैसा लगा रेस्टोरेंट में, खाना कैसा था। खुद शेफ, बड़े बड़े होटल्स में आप जाएंगे अगर, तो वहां पर शेफ खुद आता है और आपसे फीडबैक लेके जाता है कि कैसा रहा खाना, अच्छा रहा, नहीं रहा, कुछ कमी है तो बताइए, इंप्रूव कर सके। तो भाई यहां पर भी वही चीज है ना? यहां पर भी वही चीज है, प्रोएक्टिव मतलब जहां पर आप क्या करते हो, उद्देश्य तय करते हो कि मुझे क्या पढ़ाना है ना? इसके अलावा लेसन का प्लान क्या होना चाहिए, जैसे अभी मैं आपको पूरा लेसन प्लान लेके आया हूं कि ये हमको आगे वाली क्लासेस में पढ़ाना है ना? इंटरएक्टिव जहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूं इंटरएक्टिव फेस है। ऐसे ही आपका पोस्ट एक्टिव फेस, पोस्ट एक्टिव फेस मतलब आपका क्या भाई, आपका आपने टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद टेस्ट दिया, आपके मैंने मार्क्स देखे, फिर आपका पता चला कि रे यार इस टॉपिक में दिक्कत है, तो फिर मैं उसको और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, अलग मेथड लगाने की कोशिश करूंगा। तो ये तीन फेज जो है हमको टीचिंग में पढ़ने होंगे। फिर आपका मैक्सिम ऑफ टीचिंग, शिक्षण के कुछ सूत्र होते हैं। अब जाहिर सी बात है दैनिक जीवन में आप देखेंगे कुछ उसूल होते हैं, वैसे ही आपका टीचिंग के भी कुछ सूत्र होते हैं। आप मान के चलिए छोटे बच्चे हैं, तो आपको सीधे अलजेब्रा पढ़ा सकता हूं क्या मैं? सोचिए भाई, आप छोटे बच्चे हैं तो आपको मैं अलजेब्रा पढ़ा सकता हूं? नहीं पढ़ा सकता। पहले मुझे क्या पढ़ाना होगा, 1 2 3 4 5 6 ये पढ़ाना होगा ना, बेसिक चीजें बतानी होगी ना, जीरो वाली चीजें बतानी होगी ना। फिर मैं आपको एक टाइम पर कहां पर ले जाऊंगा, अलजेब्रा पर ले जाऊंगा, है ना? तो वही यहां पर है कि भाई जब आप टीचिंग करते हैं तो आप पढ़ाते हैं नोन टू अननोन। पहले मैं आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा जो आपको पता है ना? कि भाई आप KG 1 में हैं तो आप ABCD पढ़ रहे हैं, आप ABCD से जब KG 2 में जाएंगे तो स्पेलिंग पढ़ने लगेंगे कि भाई A फॉर एप्पल, उसकी स्पेलिंग पढ़ने लगेंगे, है ना? तो नोन टू अननोन, ज्ञात चीज से हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट और अज्ञात तक जो है लेके जाते हैं। हमेशा आसान से कठिन की ओर भागना चाहिए। भाई पहले जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको पहले सॉल्व करना होता है, बाद में हम टफ वालों को सॉल्व करते हैं। कोई चीज यहां पर भी है टीचिंग में। ऐसे ही आपका कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त, इसका मतलब है वस्तु से विचार की ओर जाते हैं। अब आपने सेब देखा ही नहीं था जीवन में तो उसका विचार कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। जब आप बड़ी गाड़ी देखोगे, मर्सिडीज देखोगे, BMW देखोगे, तभी तो विचार कर पाओगे ना। वही चीज है, मूर्त से अमूर्त, है ना? वस्तु से विचार, जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में वस्तु से विचार,
किसी चीज को आपने देखा तब आपके मन में विचार पैदा होंगे, है ना। ऐसे ही आपका पर्टिकुलर टू जनरल, उदाहरण से ही क्या बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। उदाहरण से ही क्या बनेंगे, नियम बनेंगे। उदाहरण से ही क्या बनेंगे, नियम बनेंगे ना। मान के चलिए आपने देखा कि आप रात में जाग गए एक दिन और पढ़ाई की और पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ डाला। फिर आपने देखा यार कि मैं रात में जब पढ़ने बैठता हूं तो अच्छे से पढ़ पा रहा हूं। रीजन, मोबाइल में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, बाजू आजू सब सोए रहे होते हैं और मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूं क्योंकि शांति है। फिर आपने यही क्या बना लिया, नियम बना लिया कि नहीं भैया जब पूरी दुनिया सो जाएगी तब मैं जागूंगा, है ना। तो उदाहरण से नियम आप यहां पर क्या है बना रहे हो। ऐसे ही वोल टू पार्ट, पूर्ण से अंश की ओर जाते हो, है ना। पहले पूरा चित्र देखते हो फिर भाग देखते हो। जैसे महाभारत में जो अर्जुन थे वो क्या देखते हैं, पहले पूरा देखते हैं फिर मैन पे फोकस करते हैं ना, कि भाई मछली की आंख बाद में, है ना। तो पहले पूरा देखा फिर मछली की आंख पर फोकस, तो वही पूर्ण से आप क्या जाओगे, भाग पे जाओगे। ऐसे ही आपका साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, यहां पर आप क्या है, जो स्टूडेंट होगा वो पहले पढ़ेगा उसके बाद वो क्या है लॉजिकल सोचेगा। फिर है एनालाइज टू सिंथेसिस। एनालाइज टू सिंथेसिस का मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों से पूर्ण भाग तक जाना। पहले छोटे छोटे टुकड़े समझ लिए, उसको आप जोड़ोगे बाद में जाके, है ना। तो हर मैक्सिम में आप देखेंगे, कुल मिला के आप देखोगे, मैक्सिम की बात करें तो एक तरह से शिक्षण के सूत्र हैं। कोई भी एक टीचर बनेगा तो इसको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये चीज जरूरी है, बिना इसके आप टीचिंग नहीं कर सकते, ये हमको पढ़ना होगा। फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत भी आपको मिलेंगे। सिद्धांत मतलब एक तरह से क्या है भाई, सिद्धांत में मोटिवेशन, एक्टिविटी, फीडबैक, रिवीजन, ये सब मिलके आपका बनाते हैं बेटर लर्निंग। उदाहरण के तौर पे मोटिवेशन मतलब आपका सीखने का कारण होगा। स्टूडेंट क्यों सीखेगा, उसको मोटिवेट करो कि भाई पढ़ लिख जाओगे तो भाई अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी बीवी मिल जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे तो भैया अच्छी शादी हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, है ना, बुढ़ापा आराम से जाएगा। तो ये मोटिवेशन है। फिर एक्टिविटी, लर्नर को काम दे रहे हो आप, कोई चीज देके एक्टिविटी देके, है ना। फिर इंडिविजुअल डिफरेंस, सभी को एक जैसा ना मानना क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है ना। जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती वैसे ही हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है ना। ऐसे प्रिंसिपल ऑफ रिइंफोर्समेंट, है ना। प्रिंसिपल ऑफ रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है सही रिस्पॉन्स को मजबूत करना। फीडबैक, लर्नर से मजबूत आपका क्या लेना, फीडबैक लेते रहना कि भैया इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसी कोरिलेशन, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना। जैसे आपको एबीसीडी आती है, अब आप स्पेलिंग सीख सकते हो, पुराने ज्ञान से नए को जोड़ दिया आपने। रिवीजन, रिवीजन मतलब आप भूलो नहीं, इसलिए आपको बार बार याद रखना है। फिर है डेमोक्रेटिक बिहेवियर, जहां पर स्टूडेंट बेझिझक प्रश्न पूछ सकता है। जैसे अभी आप मुझसे प्रश्न पूछते हो कि सर नोट्स मिलेंगे क्या, बिल्कुल क्लास के एंड में नोट्स आपको मिलेंगे, है ना। क्लास के एंड में आपको नोट्स जो है बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है यहां पर ध्यान रखना है। चल चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमको टॉपिक पढ़ना होगा वो है मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, है ना। तीन लेवल है मेन, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। अब देखो, भारत की राजधानी क्या है, बताइए भाई। मैंने पूछा भारत की राजधानी क्या है, बताओ क्या है भारत की राजधानी। भारत की राजधानी क्या है, मुझे नहीं पता, बताइए क्या है। हाँ कमेंट में बोलोगे, दिल्ली है ना। तो ये क्या है, आपको रटा हुआ है ना, याद है ना, सोचना तो नहीं पड़ रहा है ना इसमें, क्योंकि ये चीज याद है कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। एक के बाद क्या आता है, दो आता है। एक के बाद क्या आता है, दो आता है। इसमें कोई लॉजिक है क्या, नहीं है ना लॉजिक। याद है बस आपको कि भाई एक के बाद क्या आएगा, दो आएगा, खत्म। तो भाई कुल मिला के यही तो मेमोरी लेवल है ना। अब आते हैं
अंडरस्टैंडिंग पे। राजधानी दिल्ली ही क्यों है? राजधानी दिल्ली ही क्यों है? समझ रहे हो मेरी बात को? अभी मैंने पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, आपने बोला दिल्ली है भाई साहब, ठीक है याद है। मैंने बोला भारत की राजधानी दिल्ली ही क्यों है? क्यों है दिल्ली? अब यहां पर आपका दिमाग चलने लगा, सोचने पर आप आ गए, अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हो मेरी बात को कि भाई दिल्ली ही क्यों है भारत की राजधानी? समझ में आ गया ना दोनों में डिफरेंस? मेमोरी लेवल जहां पर याद है, कोई लॉजिक नहीं, बस रट लिया। हाँ, और दिल्ली क्यों है, क्यों शब्द आ गया आपके दिमाग में, मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है आपके अंदर कि आखिर क्यों ही पढ़ना है हमको, है ना? तो ये जो है आपका बोध स्तर कहलाता है एक तरह से। अब इसमें देखो अलग अलग जो इनके वो हैं, जैसे मेमोरी लेवल पर हर्बर्ट थे, है ना, हर्बर्ट से रिलेटेड आपका है, जबकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपका मॉरिसन से रिलेटेड है। फिर उसमें बहुत सारी चीजें हमको क्या है देखने को मिलेंगी, है ना। इसके बाद दोस्तों आपका जो आता है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल, और एक ऑटोनोमस अलग से हम देखेंगे। रिफ्लेक्टिव लेवल यानी आपका क्या है भाई, जहां पर स्टूडेंट जो है केवल आंसर याद नहीं करता, वहां पर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढना शुरू कर देता है। जहां पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढना शुरू कर दे, वो आपका क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। जैसे अभी मैंने बोला कि भारत की राजधानी कौन, क्या दिल्ली क्यों है, आपने बोला हाँ, मैंने बोला दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? अब आपका दिमाग क्या है, अलग अलग लॉजिक लगाने लगेगा कि भाई दिल्ली शहर में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्या समाधान हो सकता है इसका? यमुना गंदी क्यों हो रही है, क्या समाधान हो सकता है इसका? अब ये कौन सा लेवल हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया ना, जहां पर आप क्या है सोचने लगे। देखो अलग अलग कारण हो सकते हैं पॉल्यूशन के, है ना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रही बात अब यहां पर छोटा सा छुपा हुआ टॉपिक जो कहीं पर नहीं दिखता है लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है, जी हाँ, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। जब आप छोटे बच्चे रहते हैं खुद से चीजें सीखते हैं, है ना, जब आप छोटे बच्चे होते हैं खुद से ही क्या है चीजें सीखते हैं, तो एक तरह से वो क्या है ऑटोनोमस लेवल होता था। हालांकि भाई खुद से मम्मा पापा बोलना सीख गया, कोई नहीं सिखाता है ना, अपने आप उंगली चूस रहे हैं, अंगूठा चूस रहे हैं, कोई नहीं सिखा रहा है, खुद चलना सीख रहे हैं, कोई नहीं सिखा रहा है, ऑटोनोमस ऑटो। फिर आपका कंपैरिजन ऑफ टीचिंग लेवल, तीनों लेवल्स चारों लेवल्स को मेन क्या है कंपेयर भी करके हमको देखना होगा कि भाई किसमें क्या होता है। अब देखो यहां पर सिंपल है, मेमोरी लेवल, है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी लेवल वाले फैक्ट बताएंगे, है ना, इसी प्रकार आपका क्या है अंडरस्टैंडिंग वाले कारण समझाएंगे, और रिफ्लेक्टिव वाले उसका समाधान जो है एक तरह से देंगे, है ना। तो कुल मिला के आपका क्या हो गया, एक तरह से कंपैरिजन भी हो जाएगा कि तीनों में क्या अंतर आएगा। फिर आपका 4 डायमेंशन ऑफ लर्नर, है ना, लर्नर के 4 डायमेंशन यहां पर हम समझेंगे। अब इसमें उदाहरण के तौर पे कोई स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट हो सकता है ना, लेकिन कई बार क्या होता है एंजाइटी के कारण उसकी परफॉर्मेंस नहीं निकल के आती। जैसे अभी आप लोगों के साथ हुआ होगा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, जहां पर आपने क्या किया होगा, आपने एग्जाम दिया होगा, एग्जाम सेंटर में जाते ही थोड़ा सा आपका क्या होगा डगमगा गया होगा, एंजाइटी होने लगेगी, डर लगने लगा होगा, है ना। तो वही यहां पर हम कुछ जो है आपका आयाम समझेंगे, डायमेंशन समझेंगे लर्नर की आपके अलग अलग, है ना। जैसे इसमें एकेडमिक है, सोशल है, इमोशनल है, कॉग्निटिव है। एकेडमिक मतलब आपका प्रदर्शन सब्जेक्ट में, या फिर इमोशनल मतलब आपका ब्रेकअप हुआ है और कल एग्जाम है ना। इमोशनल आपका हो गया, ऐसे ही सोशल आपका मतलब आपके घर पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, पड़ोसी ने आपसे झगड़ा कर लिया, आपका एग्जाम है तो बिगड़ना तय है, तो वही यहाँ पर हमको समझना होगा। फिर आपका किशोर और प्रौढ़ अधिगम करता, है ना, एक्सलेंट एंड एडल्ट लर्नर के बारे में समझेंगे।
क्योंकि दोनों की मनोदशा जो है यहाँ पर अलग अलग होती है ना भाई। दोनों के अलग अलग चीजें होती हैं। जो आपका क्या होगा, जो आपका किशोर होता है वो अपनी पहचान को ढूंढता है ना, आइडेंटिटी फॉर्मेशन वहां पर आपका वो करता है ना। अब जैसे आप देखेंगे स्कूल स्टूडेंट हमेशा क्या पूछते हैं कि एग्जाम में क्या आएगा, जबकि जबकि एडल्ट लर्नर पूछता है कि भाई मेरे काम में कैसे उपयोग होगा, है ना। तो एक तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले एस्पिरेंट जो हैं, आपका दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखेगी, है ना। तो वही यहाँ पर हमको पढ़ना है कि दोनों की एज में डिफरेंस होता है, दोनों के सोचने में, इमोशनली सब चीजों में डिफरेंस होता है। तो ये टॉपिक हमको वहां पर पढ़ना होगा। ऐसी आपका हिडन लर्नर कॉन्सेप्ट में आपका क्या क्या है, कुछ टर्म्स हैं जो मेंशन नहीं है लेकिन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट है पेडागोजी। पेडागोजी जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलना ही मिलना है। पेडागोजी से क्वेश्चन आपको आना ही आना है। तो टीचर जब बच्चों को सिखाता है वो पेडागोजी है। एंड्रोगॉजी क्या हो गई, एंड्रोगॉजी हो गई जहां पर बच्चा खुद बड़ा हो जाता है और खुद से करने लगता है, एडल्ट लर्निंग जिसे हम कहते हैं। और हुटागॉगी क्या हो गई आपकी, जहां पर पीएचडी लेवल पे है, आपको बस डायरेक्शन देना है, बाकी सब खुद से आप क्या है करते हो, है ना। तो एक तरह से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो टीचर है आपको गाइड करता है, यहाँ पर आप एक्सपीरियंस से सीखते हो और यहाँ पर आप क्या करते हो, लर्नर अपने हिसाब से अपने रिसोर्सेस का यूज करके, पेस का यूज करके सीखता है ना। जैसे यूट्यूब पर आप कोई कोर्स लेते हो और खुद से आप देखते हो तो वो हुटागॉजी है ना। यूट्यूब पे डिफरेंट आप चैनल देख रहे हो, सर्च कर रहे हो और सीख रहे हो। फिर है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस जो आपको पढ़ना होगा। अब इंडिविजुअल डिफरेंस में आप देखेंगे सिंपल सी चीज है, आप ये समझो, आप अभी मान के चलो मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट है, सभी को मैं सेम कंटेंट पढ़ा रहा हूं। अभी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट है, सभी को मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं सेम, लेकिन सभी के मार्क्स अलग अलग क्यों आ रहे हैं। मन में विचार तो आ रहा होगा ना कि भाई सर वही चीज पढ़ा रहे हैं, मैं भी वही पढ़ रहा हूं, मेरा दोस्त भी वही पढ़ रहा है, मेरा क्लासमेट भी वही पढ़ रहा है, लेकिन उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, ऐसा क्यों। यही तो है आपका क्या, इंडिविजुअल डिफरेंस। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, इंटेलिजेंट। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो भाई 1 घंटा पढ़ के 5 घंटे का पढ़ लेते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 घंटा पढ़ के 1 घंटे का भी नहीं कर पाते, है ना। तो यहां पर इंटेलिजेंस आ जाएगा, एप्टीट्यूड आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा, है ना, लर्निंग की स्पीड आ जाएगी। तो ये सब डिफरेंसेस जो है हमको पढ़ने होंगे। इसी प्रकार आपका स्पेशल लर्नर और लर्निंग स्टाइल यहां पर हमको देखना है। स्पेशल लर्नर मतलब आप देखेंगे, कुछ सिंपल सी चीज समझो, एक क्लास में कुछ तेज लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं और कुछ डिफरेंटली एबल लर्नर भी होते हैं। तो सभी जो होंगे तो टीचर उन्हें कैसे पढ़ाएगा, बताइए कैसे पढ़ाएगा। टीचर सबको एक जैसा पढ़ा सकता है क्या, नहीं पढ़ा सकता। मान के चलिए एक जो है बहुत कछुए की चाल से ना चल के वो कैसे चलता है, खरगोश की चाल चलता है, तो टीचर उसको बस थोड़ा सा धक्का दे सकता है कि भाई थोड़ा सा पुश करूंगा। एक बेचारा कछुआ वाला है तो उसको थोड़ा सा क्या है, धकेलना पड़ेगा टीचर को। और एक जो व्हील चेयर पे है तो उसके लिए स्पेशल व्यवस्था होगी व्हील चेयर वाली, तब जाके उसको आगे ले पाएगा। तो वही है यहाँ पर, टीचर जो है अलग अलग स्टूडेंट जो होंगे उनको अलग अलग तरीके से क्या करेगा, डील करेगा, है ना। वो यहाँ पर आपको देखना है। फिर आपका यहीं पर आपका थ्योरी आ जाती है, जैसे मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी बार आता है मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी से, है ना। तो इसमें मोटिवेशन किस तरह से आपको मिल रहा है, एक अंदर से मोटिवेशन होता है और एक बाहर से मोटिवेशन होता है। जैसे अंदर से मोटिवेशन अभी आपके अंदर है कि यार मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा तो उसके पापा जो है मान जाएंगे और हमारी शादी हो जाएगी, ये अंदर से मोटिवेशन है। फिर एक होता है बाहरी मोटिवेशन, पापा बोलते हैं बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल दे, विधायक जी की बेटी बस हाँ कर देगी तेरे लिए, है ना। तो वो आपका क्या है, एक्सटेंसिक हो गया कि भाई सामने से रिवॉर्ड आपका चल के आ रहा है। तो दो यहाँ पर मोटिवेशन भी है पढ़ने के लिए, वो आपको यहाँ पर देखने होंगे, दोनों से क्वेश्चन आता है।
इंट्रेंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, है ना, तो वो भी हमको देखना होगा। ऐसे ही आपका टीचर रिलेटेड फैक्टर है, कुछ शिक्षक संबंधी कारक आपको देखने होंगे। क्या फैक्टर है भाई टीचर रिलेटेड फैक्टर? टीचर जो होगा ना केवल कंटेंट नहीं देता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। टीचर जो है आपका बिहेवियर भी आपको सिखाता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, है ना भाई। बहुत सारे नॉलेजेबल टीचर होते हैं लेकिन वो समझा नहीं पाते, है ना। बहुत सारे नॉलेजेबल टीचर होते हैं लेकिन वो समझा नहीं पाते हैं, यही कारक है। तो वही यहां पर हमको पढ़ने होंगे कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें। जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट नॉलेज है, टीचिंग स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो क्या आप अच्छे टीचर बन पाओगे? क्या नहीं बन पाओगे। आपके अंदर कितना ही अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज हो लेकिन आप उसको डिलीवर ही नहीं कर पा रहे तो आप कैसे टीचर बन पाओगे? तो वही यहाँ पर अलग अलग कारकों को, कॉसेस को हमको यहाँ पर फैक्टर्स को देखना होगा। फिर आपका लर्नर रिलेटेड फैक्टर। अब टीचर तो भाई अलग हो गया, अब कुछ होंगे लर्नर भी, है ना। अब सिंपल सी चीज हो, मोबाइल कितना भी अच्छा हो दोस्तों, अगर बैटरी चार्ज ना हो तो कोई काम हो पाएगा क्या? कॉमन सेंस लगाइए। मोबाइल आपके पास बहुत अच्छा है, एकदम 1.5 लाख का मोबाइल है, आईफोन 17 प्रो मैक्स, लेकिन उसकी बैटरी चार्ज नहीं है तो वो कोई काम का है क्या आपके? नहीं है। वही चीज यहां पर लागू होती है कि भाई टीचर बहुत शानदार है, बढ़िया पढ़ा रहा है, बढ़िया लेक्चर दे रहा है, हर चीज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट ही अगर उसको सही से यूटिलाइज ना कर पाए तो वो कोई काम का होगा क्या? नहीं हो पाएगा, है ना। तो सिंपल सी चीज है, स्टूडेंट रात भर जाग कर मोबाइल में लगा रहा किसी से, और सुबह आकर क्लास में सो रहा है, नींद झपका रहा है, और टीचर ने मेन टॉपिक पढ़ा दिया, तो भाई गलती किसकी है? स्टूडेंट की गलती है। तो वही यहां पर ऐसे कुछ कारक भी देखने होंगे जो लर्नर की लर्निंग को प्रभावित करेंगे। जरूरी नहीं है हमेशा टीचर ही आपका लर्निंग को प्रभावित करे, कई बार लर्नर खुद की लर्निंग को प्रभावित करता है, तो अलग अलग कारक भी पढ़ने होंगे। ऐसे ही आपका इसमें कुछ छुपे हुए टॉपिक हैं जो सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ने होते हैं। जैसे टीचर का एक्सपेक्टेशन, भाई शिक्षक को भी क्या होता है? शिक्षक को भी आपका एक्सपेक्टेशन होता है ना। मान के चलिए पैगमिलियन इफेक्ट थ्योरी है जो कि कहती है कि भाई अगर टीचर मान ले कि स्टूडेंट अच्छा कर रहा है तो टीचर उसे ज्यादा अवसर, फीडबैक, एनकरेजमेंट सब कुछ देता है ना। ऐसे ही आपका क्या है, नेगेटिव इन्फोर्समेंट भी होता है ना, कि पता है कि बच्चा कैसा है, कभी नहीं बदलने वाला, इसका कुछ नहीं हो सकता, है ना, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, कभी उस पर ध्यान नहीं देगा। तो वही यहाँ पर है, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना पैगमेलियन इफेक्ट जो है ना, कि भाई मुझ पर, मेरे होनहार स्टूडेंट पर विश्वास है कि एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, है ना, तो जाहिर सी बात है आप क्या कर पाओगे, कर पाओगे, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला यहां पर है सपोर्ट मटेरियल फैसिलिटी। सपोर्ट मटेरियल और फैसिलिटीज। अब इसमें क्या होगा, सिंपल सी चीज है भाई, क्या केवल अच्छा टीचर से ही इफेक्टिव लर्निंग होगी? कॉमन सेंस लगाइए भाई आप, क्या अच्छा टीचर होगा तो इफेक्टिव लर्निंग होगी? केवल मैं आपको बोल बोल के पढ़ा दूं तो अच्छी लर्निंग हो पाएगी क्या? आपको पीडीएफ नहीं दूं, नोट्स नहीं दूं, लिख लिख के बस बता दूं, अच्छी लर्निंग हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। सिंपल सा उसूल है भाई, टीचर के साथ में बुक्स हो गए, नोट्स हो गए, मॉडल हो गए, लैब हो गई, इंटरनेट हो गए, है ना, हर चीज भी जरूरी है। जैसे अभी इस लेक्चर के एंड होने पर इसकी पीडीएफ और हो सकता है इसके A4 में नोट्स आपको मिल जाएं, जिसे आप प्रिंट करवा के भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं टीचिंग में, है ना, वो आपको लर्निंग में सपोर्ट कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है कि भाई जहां पर आपको दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर है आपका लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट सिंपल सी चीज है भाई, उदाहरण के तौर पे आप पौधे को ले लीजिए कि भाई पौधा अच्छी मिट्टी, पानी, प्रकाश में क्या है आपका बेहतर बढ़ता है। वैसे ही स्टूडेंट है, अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा ना तभी आपका क्या है वो बढ़ पाएगा। सरकारी स्कूलों की हालत आपने देखी ही है,
है ना। सरकारी स्कूलों में क्या है, टीचर आते नहीं है, आते हैं तो क्लास में जाते नहीं है ना, बहुत टाइम पास करने आते हैं और अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं। तो एनवायरमेंट अगर वैसा है तो क्या सभी बच्चे अच्छे से लर्निंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा उसूल है भाई, एक आध बच्चा निकल गया वो अलग बात होगी, लेकिन मोस्टली बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो वही लर्निंग एनवायरमेंट है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने बोला ना, हर स्कूल का ऐसा नहीं होता, देखो मोस्टली, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की जो गांव खेड़ा में स्कूल हैं अभी हालत बहुत खस्ता है, जो रियलिटी बता रहा हूं। 90,000 स्कूल ऑल ओवर इंडिया बंद हो चुके हैं सरकारी। 90,000 स्कूल आप सोच लो, 90,000 स्कूल बंद हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। यहीं से हिसाब लगा लीजिए आप, है ना। तो वो तो बात की बात है ना। लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये हमको क्या है यहाँ पर देखने होंगे अलग अलग फैक्टर जो इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कई बार टीचर डांट देता है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट जो है ना कई बार बेचारा डरता है और वो पूछता ही नहीं है। स्टूडेंट कई बार वो डरता है और पूछता ही नहीं है ना। अब इसमें देखो अलग अलग है, जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे मान के चलो स्कूल में लाइट ही नहीं है आपके यहाँ, बेंच ही नहीं है आपके यहाँ, हल्ला हो रहा है, नेताजी की रैली निकल रही है वहां पर, एकदम टेंट लगा हुआ है स्कूल के बाहर ही, हल्ला हो रहा है, तो पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक फियर फ्री एटमॉस्फेयर होना चाहिए। पता चले एक दिन पहले टीचर ने बहुत सूट दिया अच्छे से, है ना, बहुत मारा, तो दोबारा आप जाओगे क्या स्कूल? नहीं जाओगे, डरे रहोगे, बच्चा जाएगा ही नहीं, है ना। तो साइकोलॉजिकल हो गया। सोशल, सोशल मतलब आपका कोऑपरेटिव होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करे, स्टूडेंट टीचर की रिस्पेक्ट करे, तो भाई कॉपरेशन होना जरूरी है, सोशल होना जरूरी है। डेमोक्रेटिक, आप टीचर से सवाल पूछ सको, जैसे अभी आप देखोगे जैन जी ने सवाल पूछा सरकार से, अब देखो जैन अल्फा जो है आपके आ गए, अल्फा वाले भी अब देखो टीचरों से सवाल पूछ रहे हैं कि भैया हमारे स्कूल में पानी क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। अभी आप देखेंगे तामिया का ही एक वीडियो आया था स्कूल का, हॉस्टल का, जहां पर पूरे छात्रों ने स्कूल से बाहर भाग के सड़क के बाहर जाके बैठ के धरना प्रदर्शन कर दिया था कि हमें अच्छा खाना नहीं मिलता है। यूपी में अभी एक वीडियो आया जहां पर आप देख रहे होंगे स्टूडेंट जो है स्कूल के बाहर ही ताला लगा के बैठ गए कि भैया स्कूल में पंखा नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है। तो कुल मिला के पूछ सके, फ्रीडम, है ना। तो वो सब यहाँ पर जो है आपको देखना होगा। फिर है आपका इंस्टीट्यूशनल रिलेटेड फैक्टर, कुछ आपका क्या है, मैनेजमेंट भी जरूरी होते हैं। अब देखो एक अच्छा प्लेयर जो होगा ना, खराब मैनेजमेंट वाली टीम में अपनी पूरी क्षमता कभी नहीं दिखा पाएगा, है ना। जैसे अभी भारतीय क्रिकेट टीम में आपने देखा ही होगा, T20 में खासकर मैनेजमेंट थोड़ा सा डगमगाया और लगातार भारतीय टीम जो है हार गई, है ना। इंग्लैंड से हार गई, सोच लीजिए, उसके पहले आपका आयरलैंड से हार गई। रीजन खराब मैनेजमेंट, है ना। तो वही यहां पर है कि भाई एक अच्छा प्लेयर कितना भी कर ले, लेकिन अगर मैनेजमेंट जो है आपका वो हो तो वो नहीं हो सकता। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमको अलग से डिस्कस करने होंगे। फिर है आपका टीचर सेंटर मेथड, है ना। टीचर सेंटर मेथड आपको पढ़नी है, जिसमें उदाहरण के तौर पे भाई लेक्चर मेथड, जैसे अभी आप देखते हो, है ना। लेक्चर मेथड एक तरह से सिनेमा मेथड है, अभी आप देख रहे हो, जैसे मूवी देखते हो थिएटर में जाके, कोई सवाल नहीं कोई जवाब नहीं, वही यहाँ पर भी है ना। तो लेक्चर मेथड में मुख्य रूप से कम्युनिकेशन हो रहा है ना। और यहाँ पर आपका क्या है, मैं ही आपका पूरा का पूरा आप पर हावी हूं। तो वो एक्चुअल में टीचर सेंटर मेथड है। इसमें अलग अलग मेथड्स हमको डिटेल में देखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं एग्जाम में, है ना। फिर आता है हिडन एरिया, जिसमें टीचर सेंटर मेथड में कुछ कुछ मेरिट डिमेरिट ये भी हमको पढ़ना होगा, लेकिन हम जनरली पढ़ते नहीं है, लेकिन इनको पढ़ना होगा, है ना। ऐसे ही आपका लर्नर सेंटर मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल आप देखेंगे लर्नर सेंटर मेथड जो है बहुत पूछ रहा है ना। लर्नर सेंटर मेथड जो है बहुत पूछ रहा है, जो कि आपका क्या है, शिक्षण स्टूडेंट पर आधारित होती है ना। जैसे डिस्कशन, डिस्कशन में क्या होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, है ना। सेमिनार जहां पर खुद से बेचारा प्रिपेयर करेगा वो चीजों को, प्रोजेक्ट में खुद से चीजें करेगा, दिमाग लगाएगा, प्रॉब्लम दे दी मैंने, क्वेश्चन दे दिया, खुद से दिमाग लगा रहा है, केस स्टडी खुद से एनालिसिस कर रहा है ना। तो ये सब चीजें जो है
ठीक है, तो ये चीजों को आपको क्या है ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए सिलेबस डिस्कशन चल रहा है कि टीचिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। सिलेबस डिस्कशन चल रहा है टीचिंग में कि भाई लर्नर सेंटर मेथड पढ़नी है तो ये मेथड होंगी, इनको हम पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। आज केवल टीचिंग में सिलेबस डिस्कस हो रहा है ना। ऐसे ही आपका कुछ और मेथड्स है जैसे कोऑपरेटिव और ये सब मेथड्स, ये सब हम मेथड्स जो है हमको पढ़नी होंगी आपके लिए, है ना, जो कि लर्नर सेंटर है, शिक्षार्थी अध्यात्म पे बेस्ड मेथड जो है यहाँ पर आपकी होंगी, है ना। इसके बाद कुछ हिडन टॉपिक हैं जो मेंशन नहीं है सिलेबस में लेकिन आ जाते हैं एग्जाम में, है ना। जैसे आप देखेंगे एक्टिव लर्निंग टर्म आपको दे देता है कई बार, एक्टिव लर्निंग, है ना। एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या है भाई, लर्नर यहां पर पूरी तरह से एक्टिव होगा, है ना, पूरी तरह से एक्टिव होगा, अपने हिसाब से चीजों को समझेगा। ऐसी आपका कंस्ट्रक्टिव टीचिंग मतलब क्या होता है, लर्नर कंस्ट्रक्ट करेगा कुछ चीजों को, है ना, प्रॉब्लम बेस्ड, प्रॉब्लम से शुरू होगी लर्निंग, है ना। तो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो है आपको पढ़ने होंगे। अगला है यहां पर जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन लर्निंग। तो भाई ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, अब जाहिर सी बात है ऑफलाइन में आप खुद जाते हो, दो दुनिया देखी है आपने, ऑफलाइन में खुद आप जाके क्लास में पढ़ते हो, ऑनलाइन में क्या करते हो भाई, टेक्नोलॉजी के सहारे से आप क्या करते हो, पढ़ते हो, है ना। अब इसमें भी आप देखोगे तो सिंक्रोनस और आसिंक्रोनस आएगा। सिंक्रोनस और आसिंक्रोनस मतलब एक सभी एक ही समय पर, जैसे अभी आप लाइव क्लास देख पा रहे हो मेरी, तो ये सिंक्रोनस है, तुरंत में कमेंट कर रहे हो, मैं तुरंत में रिप्लाई कर रहा हूं। लेकिन यही आप बाद में रिकॉर्डेड देखोगे, है ना, यही बाद में आप क्या देखोगे, कुछ समय बाद देखोगे तो वो आसिंक्रोनस हो जाएगी रिकॉर्डेड क्लास एक तरह से, है ना। तो लाइव क्लास सिंक्रोनस हो गई और रिकॉर्डेड क्लास आसिंक्रोनस हो गई, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो ये यहाँ पर हमको देखना है, तो ऑफलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में क्या होता है, ये हमको समझना होगा। फिर है आपका कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये भी आपको पूछ सकता है क्योंकि हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है हमारा कोर्स है, चाहे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो वो भी हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, सेम यूजीसी नेट एग्जाम हो या सेट एग्जाम हो, सब हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो जो गवर्नमेंट के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में भी हमको जानना होगा। अब इसमें बहुत सारी लिस्ट है, जैसे स्वयं हो गया, है ना। स्वयं क्या है भाई, स्वयं ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर आपका क्या है, आपकी क्लासेस चलती हैं। ऐसे ही स्वयं प्रभा जो कि डीटीएच चैनल है ना, स्वयं प्रभा क्या है, डीटीएच चैनल है जो कि टीवी में चलता है बिना इंटरनेट के। ऐसी मूक मूक मतलब अलग अलग मैसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका टेस्ट से लेके नोट्स हो गए, आपका लेक्चर हो गए, सब आपके आ जाएंगे, है ना। ऐसे ही वर्चुअल लैब करके है, वर्चुअल लैब जो है आज की डेट में ऑनलाइन लैब जैसा एक्सपीरियंस जो है ये आपके हैं। ऐसे ही ई पाठशाला, है ना, जहां पर ई पीजी पाठशाला करके जहां पर पीजी से रिलेटेड कंटेंट आपको मिल जाता है ना। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जहां पर आपको अलग अलग सोर्सेस, थीसिस और ये सब आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही ओपन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जहां पर आपको क्या है, बहुत सारे टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट जो है आपको मिल जाएंगे। तो ये सब आपका क्या है, आपका पढ़ना होगा। अभी देखिए फॉर्म आए नहीं है, सिलेबस आ चुका है, फॉर्म मान के चलिए एक आध वीक में आने की पूरी संभावना है। जैसे अभी टीचिंग में पीजीटी और टीजीटी का जो है आपका आया है ना, सिलेबस उनका भी आ गया, तो एक वीक के अंदर मान के चलिए यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म आ जाएंगे। तो अगर आपका नेट क्वालिफाई है और पीएचडी है या फिर पीएचडी है तो भाई आप बिल्कुल यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग जाइए। चलिए अगला है, यहाँ पर कुछ हिडन टॉपिक है डिजिटल लर्निंग के ही जो कि आपके दे नहीं रखे, जैसे ब्लेंडेड लर्निंग सेट एग्जाम में काफी पूछता है, हाइब्रिड लर्निंग काफी पूछता है, फ्लिप क्लासरूम ये काफी पूछता है ना। ब्लेंडेड मतलब क्या, कॉम्बिनेशन, ब्लेंड करना, है ना। ब्लेंडेड मतलब कॉम्बिनेशन, है ना, ब्लेंड, ब्लेंड कर दिया, घोल डाला, है ना। तो भैया ब्लेंड मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिक्सचर, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिक्सचर, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यस, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का मिल जाएगा, बैच चालू हो चुका है और फर्स्ट क्लास है ना। तो आज ही से चालू हुआ है तो वो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, है ना।
तो बिल्कुल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एज जो है 40 ईयर्स है जनरल के लिए, है ना। यूआर के लिए 40 है, और अगर आप खुद यूपी से हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, लेकिन जनरल की जनरली 40 ईयर्स मान के चलिए रहेगी। ठीक है। हाइब्रिड मतलब दोनों मॉडल आ जाएंगे, फ्लेक्सिबल, है ना, वो आपका हाइब्रिड हो जाएगा। फ्लिप मतलब आपका क्या है, आपको मैंने होमवर्क दे दिया कि थ्योरी घर से पढ़ के आना, यहां पर क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो ये फ्लिप्ड हो गया, है ना। जहां पर मैं पहले क्लास में थ्योरी पढ़ाता था, अब घर पे क्वेश्चन करते थे, अब उल्टा कर दिया मैंने कि भैया जाओ कल ये चैप्टर पढ़ के आना, कल इसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वो फ्लिप्ड क्लासरूम हो गया। ऐसे ही आपका कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपका क्या आ जाएगा भाई, वीडियो आपके आ गए, रीडिंग आ गई, डिस्कशन आ गया, असेसमेंट आ गया, ये सब आपका पूरा इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगा, है ना। जी हाँ, 40 ईयर्स मान के चलिए एमपी के लिए भी, है ना। 40 ईयर्स, 40 साल है यूआर के लिए, 40 ईयर्स। अगला है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में क्या हो गया भाई, पहले की डेट में आप देखेंगे तो ब्लैक बोर्ड जो है हुआ करते थे, ब्लैक बोर्ड से अब आप देख रहे हो स्मार्ट बोर्ड आ गया, तो ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम तो है ना। टीचर अपनी खासियत को बढ़ा पा रहा है। अभी यहाँ पर मैप दिखाना हो तुरंत दिखा दूंगा, पहले के जमाने में क्या मैप ड्रॉ करना पड़ता था, आधा क्लास तो ऐसे ही चला जाता था, लेकिन अब चुटकी में आप नेट खोलो, मैप डाउनलोड करो, तुरंत दिखा दो, है ना। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मॉडर्न चीजें, प्रोजेक्टर हो गया, डिजिटल लैब हो गए, आजकल ऑडियो वीडियो स्मार्ट डिवाइस, सब कुछ आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ऐसे ही अगला जो है आईसीटी बेस। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ चीजें होंगी, जैसे आपका CAI हो गया, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर की सहायता से चीजें सीखते हो आप, है ना। LMS हो गया, कंटेंट अटेंडेंस टेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, आज की डेट में सब बच्चों की पता चल जाती है ऑनलाइन, जैसे आप भी एप्लीकेशन में हो मेरे, है ना, तो मुझे भी आपकी पूरी अपडेट रहती है कि भाई आपने कितने लेक्चर देखे, कितने टेस्ट लगाए, क्या परफॉर्मेंस रही, तो वो क्या है, LMS सिस्टम हो गया। वर्चुअल क्लासरूम क्या हो गई, जैसे अभी हम वर्चुअल क्लासरूम में हैं, ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ई कंटेंट, अभी मैं इस क्लास की PDF दूंगा आपको, इसके A4 नोट्स दूंगा इस क्लास के, तो वो क्या है भैया, आपका ई कंटेंट हो गया। आज की डेट में AI टूल आपके आ गए, ChatGPT आ गया है ना, अलग अलग AI टूल आ गए, वो सब आपको आईसीटी के अंतर्गत जो है देखना होगा। फिर ऐसी में कुछ हिडन टॉपिक टीचिंग की सामग्री से रिलेटेड, है ना, वो भी आपको देखने हैं, जैसे आपका क्या है, प्रोजेक्टर, चार्ट हो गए, स्पीकर हो गए, मैप हो गए, वीडियो ऑडियो हो गई, सब चीजें जो है थोड़ा थोड़ा आपको पढ़नी होंगी। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवैल्यूएशन सिस्टम। जी हाँ, इवैल्यूएशन सिस्टम, मूल्यांकन की बात हो रही है भाई साहब, मूल्यांकन। अब उदाहरण के तौर पे मूल्यांकन कैसे किया जाता है, मान के चलिए आपकी हाइट नापनी है, तो हाइट नापने की क्या प्रोसेस होगी, आप घर से इंची टेप लेके आएंगे ना, मेजरिंग टेप लेके आएंगे, उससे आप नापेंगे, है ना। उसके बाद क्या है भाई, आप अलग अलग बच्चे का नापेंगे, अलग अलग बच्चे की अलग अलग हाइट हो सकती है, सबकी एक जैसी तो होगी नहीं, है ना। तो वही यहां पर क्या है, मेजरमेंट है, यही तो है आपका मेजरमेंट, एक तरह सा का इवैल्यूएशन। भाई मैंने हाइट नापी, मैंने देखा कि भाई 10 बच्चों की हाइट एवरेज से कम आ रही है, इसका मतलब है बच्चा खाना पीना सही से नहीं खाता है, इवैल्यूएशन कर लिया। वैसे ही हमारे टेस्ट में होता है, मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए, आपने 15 ही सही किए, 5 गलत किए, आपने खुद मूल्यांकन किया, क्यों 5 गलत हुए, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ी थी, है ना। तो वही यहाँ पर हमको पढ़ना होगा, जिसमें अलग अलग किस तरह से टेस्टिंग की जाती है, किस तरह से आंकलन किया जाता है, किस तरह से मूल्यांकन होता है, पूरी प्रोसेस जो है मूल्यांकन की यहाँ पर हमको पढ़नी होगी। अब इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे टाइप आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आपका फॉर्मेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आएगा, है ना। समेटिव हो गया, डायग्नोस्टिव हो गया, प्लेसमेंट हो गया। अब जैसे आपका प्लेसमेंट क्या है ना, शुरुआत में आपका लेवल जानना। फॉर्मेटिव मतलब क्या है भाई, आपका लर्निंग के दौरान किस तरह से इंप्रूवमेंट हो रही है ना, लगातार जो चलता है। डायग्नोस्टिक मतलब कहां पर दिक्कत आ रही है बच्चे को पढ़ने में,
वो डायग्नोस्टिक हो जाता है कि भाई बच्चा क्यों आखिर इसके मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे, क्यों सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, क्यों एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। ऐसे ही समेटिव मतलब फाइनल, जब आपने एग्जाम दिया और आपका रिजल्ट आया और आप सिलेक्ट हो गए तो वो समेटिव हो गया एक तरह से, है ना। तो ये कुछ चार जो है मेन आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा इंटरनल इंटरनल टीचर खुद भी करता रहता है आपका, एक्सटर्नल जो बाहरी एजेंसी होती है वो करती है, कंटिन्यूएशन जो पूरे कोर्स में चलेगा आपका लगातार, और टर्मिनल मतलब जो आपका एंड पे होता है वो आपको देखना होगा। इसी प्रकार आपका यहाँ पर और भी आपका टाइप ऑफ इवोल्यूशन होते हैं, जिसमें आपका कुछ कंपैरिजन बेस्ड होंगे, दो बच्चों की तुलना कर रहे हो आप, है ना। फिक्स क्राइटेरिया पे भी होता है कि भैया जैसे यूजीसी नेट में क्राइटेरिया है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में कि 55% पीजी में होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया बेस्ड इवेल्युएशन हो गया, पहले ही हटा दिया 55% से नीचे वालों को कि भैया 55% से नीचे नहीं चलेगा, 55% होना चाहिए, है ना। इसी प्रकार आपका यहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये तो रिसर्च में भी पढ़ोगे आप, है ना। क्वांटिटेटिव मतलब जहां पर नंबर होंगे, क्वालिटी मतलब जहां पर आपका ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीजें आ जाती हैं। और अलग अलग अप्रोच यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जैसे आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना। तीन आपको देखने को मिलेंगी, असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, है ना। तो लर्निंग के बाद रिजल्ट, है ना, सुधरने, लर्निंग में सुधार किस तरह से हुआ, और लर्नर खुद जो है मॉनिटर करता है एज अ लर्निंग, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ टूल जो है आपको इवैल्यूएशन के होते हैं, मूल्यांकन के होते हैं। जैसे मैकेनिक के पास में हर काम के लिए एक टूल होता है ना, मैकेनिक के पास में हर साइज का टूल होता है, हर साइज के नट बोल्ट खोलने के लिए। वैसे टीचर के पास भी हर प्रकार का टेस्ट होता है, जरूरी नहीं है रिटर्न ही टेस्ट करवाए टीचर, बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट को जानने के। जैसे रिटर्न से उसका क्या पता चलता है, नॉलेज पता चलता है, ओरल से स्पीकिंग पता चलती है, प्रैक्टिकल से स्किल पता चलती है, ऑब्जर्वेशन से बिहेवियर पता चलता है, रेटिंग से डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस पता चलता है, चेकलिस्ट से प्रेजेंस एब्सेंस पता चलता है उसका, है ना। क्वेश्चन से रिस्पॉन्स और ऑप्शन पता चलते हैं उसके, ओपिनियन पता चलते हैं, पोर्टफोलियो से प्रोग्रेस ओवर टाइम पता चलता है ना। रूब्रिक से परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पता चलता है। तो सबके अलग अलग क्या है, यूज हैं, अलग अलग तरीके हैं, तो ये भी हमको पढ़ना होगा। फिर एक क्वालिटी ऑफ गुड टेस्ट, एक अच्छे परीक्षण की क्या क्वालिटी होगी वो हमको देखना होगा भाई, क्योंकि हम टेस्ट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन पेपर जो है ना कठिन होना अच्छा नहीं होता है ना। अच्छा टेस्ट वो है जो सभी चीजों को देख पाए, है ना। अब इसमें वैलिडिटी वही मापे, वैलिडिटी एक तरह से वही मापता है जो मापना है भाई। अब इंची टेप से हाइट ही नाप सकते हो, लंबाई नाप सकते हो, वेट स्केल से आप केजी नाप सकते हो, मतलब आपका भार नाप सकते हो, अब उल्टा नहीं कर सकते। तो भाई जो चीज जिसके लिए बनी है वही आपका है वैलिडिटी। ऐसी रिलायबिलिटी मतलब बार बार सेम रिजल्ट देना, वो रिलायबिलिटी है ना। आपने पहली बार में सेट निकाला, दूसरी बार में असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल दिया, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, रिलायबिलिटी है ना। फिर ऑब्जेक्टिविटी, बायस कम होना, ऑब्जेक्टिविटी मतलब बायस कम होना, निष्पक्ष एक तरह से चीजों को करना, वो ऑब्जेक्टिविटी है। ऐसी यूजिबिलिटी, उपयोगिता मतलब एक तरह से क्या है, जो भी आपका क्या है, आपका स्कोर है उसको आसान करना, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी होंगी। इसी प्रकार आपका हायर एजुकेशन में जो चलता है उनको हमको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। खासकर आपका सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कोर्स चॉइस और क्रेडिट अर्निंग ये है उस पर आधारित। ऐसी क्रेडिट सिस्टम है आपका, क्रेडिट सिस्टम है आपका। ऐसे सेमेस्टर आपके होते हैं, इंटरनल असेसमेंट आपका होता है ना। ऐसे ही आपका क्या होता है भाई, आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम यूजीसी खासकर आप देखेंगे ऑनलाइन होता है ना। तो ये सब क्या है, टाइप ऑफ टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो हायर एजुकेशन में होते हैं। फिर आपका कुछ इनोवेशन भी आपको पढ़ने हैं, कुछ इनोवेशन, कुछ मूल्यांकन जो है आपको देखने को पड़ेंगे यहाँ पर। क्या मूल्यांकन है भाई साहब,
हाँ, जैसे ऑनलाइन एग्जाम आज की डेट में हो गया, तुरंत में आपका पता चल जाता है ना। ओपन बुक एग्जाम आज की डेट में बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें ओपन बुक एग्जाम में बुक लेके आप एग्जाम दे सकते हो। ऐसी पोर्टफोलियो जिसमें आपका प्रोग्रेशन के बारे में प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है ना। ऐसी आपका कंटिन्यूअस फीडबैक जहां पर रेगुलर इंप्रूवमेंट मिलती है ना। तो ये अलग अलग इवेल्युएशन जो है आपको देखने होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इतना सारा जो है हमको करना है और सिंपल सी चीज है। पूरा सिलेबस मैंने यहां पर आपको 15 क्लासेस में करवाना है। 15 क्लासेस के आसपास में टीचिंग एप्टीट्यूड जो है मान के चलिए हो जाएगा। 15 क्लासेस, ज्यादा नहीं जाएगा, तो कंप्लीट सिलेबस कवरेज आपका होगा, है ना। जितने मेन टॉपिक हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, हिडन टॉपिक है वो भी डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आपको लॉन्ग टर्म याद रहे। साथ में फ्लो चार्ट टेबल सब आपको मिलेंगी इसमें, है ना। इसमें आपको यूजीसी नेट सेट दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के यूपी वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू जो है आपको मिलेंगे, है ना, कथन और वाले क्वेश्चन, और साथ में लास्ट में हर टॉपिक के क्विक रिवीजन जो है आपको मिलेगा। बिल्कुल क्विक रिवीजन जो है आपको लास्ट में मिलेगा पूरा का पूरा। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, पूरा रोड मैप देखा कि टीचिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है। बस टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ सब टॉपिक नहीं है, बहुत सारा है जो यहां पर मैंने आपको बताया। इतना सारा पूरा जो है पढ़ोगे ना, तब जाके आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है कंप्लीट होगा, है ना। तब जाके टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये चीज का हमको ध्यान रखना है। होपफुली इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग बिल्कुल बेझिझक। ये क्लास को यहीं पर फिर एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो था सिलेबस का डिस्कशन था मेन, और हमें समझना था कि भाई क्या सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। कोई डाउट? टाइमिंग 7 बजे ही रहेगी। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जो भी टॉपिक रहेगा, बाकी आप साथ के साथ में करना चाहें तो कर सकते हैं। नेट सेट दोनों का सिलेबस सेम है ना, नेट और सेट दोनों का सिलेबस सेम है। पूरा ही आपको पढ़ना है, नेट का, सेट का। इवन असिस्टेंट प्रोफेसर जो है यूपी का भी आया, उसमें भी सेम ही है पूरा, है ना। तो पूरा ही पढ़ना है आपको, आप थोड़ा छोड़ नहीं सकते। प्रीवियस वीडियो नहीं दिख रहे हैं, एक बार चेक कीजिएगा, रिकॉर्डेड सेक्शन में आपको दिख जाएंगे प्रीवियस वीडियो, है ना, रिकॉर्डेड सेक्शन में। हाँ, शॉर्ट नोट्स खुद से भी बना सकते हैं, बाकी मैं तो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा ही, है ना। उससे ही भी आप क्या है करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, रिकॉर्डेड सेक्शन में जाइएगा, मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिएगा तो मैं समझा दूंगा कैसे देखना है ना। हाँ, व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिएगा तो मैं समझा दूंगा कैसे देखना है। चलिए, तो होपफुली आपको ये क्लास पसंद आई हो, कोई डाउट लगे तो पूछ लीजिए। और